नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज एक अप्रत्याशित घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला सांसद अपराजिता ने प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बैग भेंट किया और इस बैग पर 1984 लिखा था। खून के धब्बे थे, यानी खून जैसा कलर छपा हुआ था। और ये क्यों हुआ? सबका ध्यान इस ओर गया। भाई बहन यानी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तब से कुछ ना कुछ नाटक नौटंकी प्रहसन ये सब करते आ रहे हैं। सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच का उन्होंने एक समय तय कर लिया था कि जो पार्लियामेंट का प्रवेश द्वार है, यानी मुख्य भवन का प्रवेश द्वार, मकर द्वार जिसको बोलते हैं, वहां अपने सांसदों को इकट्ठा करना है। किसी ना किसी मुद्दे पर नारेबाजी करनी है, प्ले कार्ड दिखाने हैं, रोजाना नई नई ड्रेस पहननी है, अलग अलग तरह की, यानी फैशन परेड का एक उन्होंने मंच बना कर रख दिया पार्लियामेंट को। शुरू में ये एक बैग लेकर के आए जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के कार्टून छपे थे, चित्र भी नहीं छपे थे। इसके बाद फिर एक दिन मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा फलिस्तीन का बैग लेकर के आ गई। उस पर जरा कुछ नुक्ताचीनी हुई तो अगले दिन बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों का बैग लेकर के आ गई। अलग अलग दिन जो इन्होंने ये सब किया, उसके बाद अब अपराजिता के द्वारा उनको 1984 की याद दिलाना। 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिखों का कत्लेआम हुआ, कुल मिलाकर के करीब 3000 सिखों का कत्लेआम हुआ। इतनी बेदर्दी से हुआ, घरों से दुकानों से खींच लिया गया, उनके गले में जलते हुए टायर डाल दिए गए और आज भी उनकी बेवाएं, उनके बच्चे उन घटनाओं को याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। क्या वजह है कि सोनिया गांधी अचानक जवाहरलाल नेहरू का जो स्मृति है, आपका तीन मूर्ति भवन, वहां वहां से अचानक से 2008 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, तो नेहरू के 51 बक्सों में भरवा करके संवेदनशील पत्र अपने पास मंगवा लेती हैं और उनको दबा करके रखती हैं। क्या वजह है कि जो इनके काले अध्याय हैं इतिहास के, वो पढ़ने से भी इनकार कर देती है, उन पर चर्चा करने से भी इनकार कर देती है? क्या वजह है कि जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान किया, जो स्थितियां परिस्थितियां पैदा की, उनकी चर्चा अगर कोई कर दे, वो गड़े मुर्दे अगर उखाड़ ले, तो ये बहुत न केवल असहज हो जाते हैं, बल्कि उसको एक दूसरा ही रूप देकर के और कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं, ताकि जो एक्सपोज इनका हुआ है उससे पब्लिक का ध्यान हट जाए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित घूमता आईना के वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी से इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनुपम जी, नमस्ते, बहुत स्वागत है नमस्कार सर। आपका। आभार सर। सब अपने अतीत से कांग्रेस इतनी डरी हुई क्यों है और आईना देखने से ही इनकार क्यों कर देती है? नहीं, देखिए, इतने लंबे समय तक 125 साल 150 साल से कांग्रेस पार्टी हैज बीन अराउंड। और एक बड़ी जाहिर सी बात है कि इतने समय तक आप रहे हैं और इतने सबसे लंबे समय तक आप सत्ता में रहे हैं, वो भी एक परिवार विशेष सत्ता में रहे हैं। तो और वो भी एक ऐसा परिवार जो राज्य करने को, सत्ता में रहने को अपना जन्मजात अधिकार समझता आया है और जिसके लिए
सही गलत का कोई मायने नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब उनकी बात होगी तो ढेर सारी गलतियां भी निकलेंगी और उससे उनका डरना भी जायज है। पर मेरा सवाल थोड़ा सा आपसे फर्क है सर। मेरा सवाल है कि जब भाई तुम जानते हो अपना इतिहास, कोई और जाने ना जाने तुम तो जानते ही हो, तो ऐसी बातें क्यों उठाओ? मैं आप एग्जाम्पल दे रहा हूं। संविधान पे चर्चा शुरू हुई, राहुल गांधी ने चर्चा शुरू की, तुरंत कूद के पहुंच गए सावरकर, कूद के पहुंच गए आरएसएस गोलवलकर, कूद के पहुंच गए ये क्या नाम है अम, मनुस्मृति, कूद के पहुंच गए वो एकलव्य। अरे एकलव्य वाली बात जब होती है, शंभूक की बात होती है, वो भी मुझे बड़ी अजीब लगती है। एक ही सांस में आप कैसे कह सकते हैं कि रामायण महाभारत झूठ है और उसी से आप एग्जाम्पल भी निकाल सकते हैं। सोनिया गांधी की सरकार ने राम सेतु के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल के जरिए हलफनामा दिया था कि राम एक कपोल कल्पना है, उनका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं, गप है राम। सोचिए आप इसको, राम एक गप है। आज थोड़ी सी बात पे अंबेडकर को लेकर इतना बवाल हो गया और राम को इसी देश में गप कह दिया, वो भी भारत सरकार ने लिखा पढ़ी में एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, फिर वहां की ठीक है गप है ना, तो जो लोग उसको सच मानते हैं उन तक रहने दो, फिर वाली बात क्यों उठाओ भाई? नंबर एक। दूसरी बात, भाई अगर तुम नहीं चाहते हो कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, संजय गांधी सारे काले अध्याय खुले, तो फिर आगे की बात करो ना। आखिर हम एक देश के तौर पे आगे की बात, वर्तमान की बात, भविष्य की बात कब करेंगे? चीन के साथ इतना महत्वपूर्ण समझौता बातचीत हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, एक टैरिफ वॉर की, एक टैरिफ की बात कर रहे हैं, भारतीय उद्योग प्रोडक्ट्स पे एक टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, ग्लोबल डिप्लोमेसी। पिछले कुछ दिनों में इंडियन इकोनॉमी में भी स्लो डाउन आया है। पर आपको इन सब चीजों पर देखिए कारण कहां आ रहा है, बात को समझिए, मैंने ये सवाल क्यों उठाया। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आपको खुद भी थोड़ा जानकार होना होगा। आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आप कुछ भी, तो आप घूम फिर के अभय मुद्रा, शिव जी ने अपना त्रिशूल गाड़ दिया, गाड़ के कह दिया इसका प्रयोग नहीं होगा। ये आपकी इंडियन फिलॉसफी, ये इंडियन धर्म के, ये भारतीय धर्म के, हिंदू धर्म का ये आपकी जानकारी है। सावरकर, अंगूठा, द्रोणाचार्य, एकलव्य, जाति जन और वर्तमान की बात सिर्फ एक बात, जाति जनगणना करा लेंगे। अरे भैया जाति जनगणना एक बार नहीं 10 बार कराओ, पर सवाल यह है कि तुम्हारे यहां कर्नाटक में जाति जनगणना होके 8 साल से पड़ी, उसको जारी तो कर दो। तुम क्या जाति जनगणना कराओगे अगर तुम उसको करा के रखे हो और जारी नहीं कर पा रहे? माय पॉइंट इज कि राहुल गांधी की एक समस्या समझ लें, उन्हें ऊट पटांग बातों का हवाला देना है। अच्छा, जब तुम सावरकर पे प्रहार करोगे, जब तुम गोडसे को लपेटोगे, तो तुम कैसे सोच रहे हो कि गांधी और नेहरू बच जाएंगे? बात समझे? तो आप जब तुम मनुस्मृति को लाओगे, तो तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम्हारी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बच जाएगी? लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि एक संसद जिस तरह के पढ़े लिखे एक जानकार बहस के लिए बनी है, वो उन्हें आती ही नहीं ना, उनको मालूम ही नहीं है। वो कभी तैर के दिखाते हैं, कभी दौड़ के दिखाते हैं, कभी पुशअप करके दिखाते हैं, कभी कूद के दिखाते हैं, उनसे सब करवा लो। और कभी एक दुबले पतले वृद्ध सांसद को धक्का देकर उसका सर फोड़ के दिखाते हैं। तो आप देखें ना, राहुल गांधी इतने लंबे पॉलिटिकल कैरियर में उनकी एक स्पीच, उनका एक बयान, उनका एक वक्तव्य निकाल कर दे दीजिए जिससे कहा जा सके कि हाँ साहब, आज भी हम लोग बैठ के अटल बिहारी की स्पीचेस सुनते हैं, आज भी हम लोग बैठ के तमाम लोग, अरे उन भैया तुमसे ज्यादा तो इन्फॉर्म्ड स्पीच आप प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तुमसे ज्यादा बेहतर स्पीच, जानकारी वाली स्पीच तो सुधांशु त्रिवेदी और छोड़िए संबित पात्रा दे देते हैं। एक आदमी आपके कांग्रेस में नहीं जो कायदे की बात कर सके। और लोगों को यह भी दिक्कत, जो एक आध आदमी कर सकते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता है। इसलिए मौका नहीं दिया जाता है कि अगर वो बोले
तो राहुल गांधी कॉन्ट्रास्ट में और कमजोर नजर आने लगे। अनुपम जी, वीर सावरकर को गालियां देते रहते हैं, उनका कोई अपमान नहीं होता। भगवान राम के मंदिर का निर्माण भी हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, समारोह भी हुआ, इनको निमंत्रण पत्र भी भेजे गए, ये वहां नहीं गए, इससे भगवान राम का भी अपमान नहीं होता है। भगवान राम जो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, उनको ये अपमानित कर सकते हैं? जीते जी इनके पढ़नाना नेहरू जी डॉक्टर अंबेडकर का रोजाना अपमान कर सकते हैं, लेकिन सदन में खड़े होकर के अगर इनके सारे कच्चे चिट्ठे खोल करके लोगों को समझाने के लिए अमित शाह 4 बार या 5 बार ये कह देते हैं कि अंबेडकर 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 रट लगा रखी है, अगर अंबेडकर इतनी बार अगर प्रभु राम का नाम ले लेते तो 7 जन्म सुधर जाते, तो इसमें क्या अपमान है इनका अंबेडकर का? और इन्होंने इसको ट्विस्ट क्यों किया? जो इनके काले कच्चे चिट्ठे खोले गए थे, उसको ढांपने के लिए एक कोई जरा सा क्लिप कटवाई, वायरल कराया और सारे दलों को जोड़ा और सोचा कि ये जो अभी 2 दिन में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हमें पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, संविधान विरोधी, दलित विरोधी, अंबेडकर विरोधी, लोकतंत्र विरोधी साबित कर दिया। अब एक ही तरीका है कि उसको भुलाओ, स्मृति पटल से हटाओ और दूसरे विवाद खड़े कर दो। देखिए, जहां तक अंबेडकर का सवाल है, उसके लिए नेहरू तक जाने की जरूरत क्यों है? अभी कुछ साल पहले जब सोनिया गांधी की सरकार थी, उन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स पे वो कार्टून छापा जिसमें दिखाया जा रहा था कि नेहरू अंबेडकर को कोड़े मार के संविधान लिखवा रहे हैं। छोड़िए, उसके बाद बवाल किसने किया? बीजेपी ने बवाल किया। तो उसके बाद आपने कहा मैं इसको हटा रहा हूं, और आपने उसके ऊपर दोष किस पे डाला? योगेंद्र यादव पे। तो यानी योगेंद्र यादव सरकार चला रहे थे यूपीए की। दूसरी बात, अभी इस साल 2024 की बात कर रहा हूं, नेशनल हेराल्ड में सुनील कुलकर्णी का आर्टिकल छपा है कि संविधान निर्माता नेहरू थे, अंबेडकर को फर्जी श्रेय दिया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड वही अखबार है जिसमें गबन करने का और जिसमें कब्जा करने के आरोप में सोनिया गांधी और राहुल गांधी कोर्ट में गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर रिहा हैं। नेशनल हेराल्ड वही अखबार है जिसको ये अपने पारिवारिक संपत्ति की तरह जिसमें कब्जा कर लिया और जिसको ये चला रहे, उसमें इस साल आर्टिकल छपा है कि असली संविधान निर्माता नेहरू थे और जबरदस्ती अंबेडकर को की चर्चा होती है। वो तो अभी तक कर रहे हैं भाई, वो तो अभी तक कर रहे हैं। इसके लिए नेहरू तक जाने की जरूरत कहां है? बात सिर्फ इतनी है कि मैं बार बार कहता हूं, बार कहा जाता था कि साहब भारतीय जनता पार्टी का जो संवाद है बड़ा अच्छा है, जन जन तक पहुंचता है। पर हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर इन इश्यूज को ठीक से उठाया होता तो आज इनका बोलने का मुंह ही नहीं था। जब इन्होंने नेशनल हेराल्ड भी आर्टिकल छपा, जब ये कुलकर्णी का आर्टिकल छपा, तो आपने इसे क्यों नहीं उठाया भाई? क्यों नहीं उठाया? जो मतलब आप सोचे, नेहरू तक जाने की जरूरत ही नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने आप में कितना ज्यादा अंबेडकर का अपमान करते हैं। पहली तो एक बात रही, बात कि अमित शाह ने गलत क्या कहा, तो मेरा अपना मानना है कि भाई इस देश में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अंबेडकर को ईश्वर और भगवान मानना चाहते हैं तो शौक से माने, दूध से उनका अभिषेक कर रहे हैं, शौक से करें, उनका मंदिर बना रहे हैं, शौक से बनाएं। लेकिन सबसे ये अपेक्षा करना कि हर व्यक्ति, अंबेडकर की मैं आपने देखा, मैं हमेशा तारीफ करता हूं कि गजब के इंटेलेक्चुअल थे कि जिस समय तमाम लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को सुरक्षा कैसी दी जाए, उस समय उन्होंने कहा था आखिरी मुसलमान को निकाल के भारत से पाकिस्तान भेज दो। जिस समय तमाम लोग ये क्या नाम है आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था सब बकवास है, सब मूल निवासी है, कोई बाहर से नहीं आया। तो अंबेडकर जिस समय तमाम लोग मुसलमानों की देशभक्ति की बात कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था इस्लाम में इसका प्रोविजन ही नहीं कि कोई मुसलमान देशभक्त हो सके, और एक मुसलमान देशभक्त हो ही नहीं सकता। तो हिंदुइज्म के बारे में उन्होंने क्या कहा हम सब जानते हैं
इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या क्या नहीं बात होती है। समाजवाद का उन्होंने कैसे विरोध किया, इसके बारे में कोई बात नहीं होती। तो बहरहाल मेरा अपना मानना है कि साहब अंबेडकर एक बहुत जबरदस्त बुद्धिजीवी ही नहीं थे, बहादुर थे। उन्होंने ये सब बातें तब की जब ये बातें कोई नहीं कर रहा था। लेकिन कोई व्यक्ति कितना मानव या महामानव क्यों ना हो, दुनिया का कोई धर्म, ना क्रिश्चियनिटी, ना इस्लाम, ना हिंदुज्म, ना जुडाइज्म, कोई धर्म मनुष्य को भगवान आज की तारीख में बनाने का अधिकार नहीं देती। तो भाई उसके बाद अगर कोई उन्हें ईश्वर मानता है तो शौक से पूजे, मंदिर बनाए, अभिषेक करे। लेकिन हर आदमी से अपेक्षा करना कि आप अंबेडकर को भगवान मान लो, ये कुछ उसी प्रकार अपेक्षा करना है कि आप मुसलमानों से कहें कि आप राम को भगवान मान लो, आप ईसाइयों से कहें कि आप अल्लाह को भगवान गॉड मान लो। कैसे हो जाएगा भाई? हाँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप उन्हें भगवान कहें, लेकिन अगर कोई उनको भगवान नहीं, सिर्फ महामानव या बड़ा ग्रेट इंटेलेक्चुअल या एक महापुरुष मान रहा है, तो फिर उसकी बात भी समझे ना। जबरदस्ती आप किसी को भगवान नहीं बनवा सकते ना। आपका क्या मानना है अनुपम जी, सोनिया गांधी ने नेहरू के सारे पत्रों को मंगवाया क्यों और दबा करके बैठ क्यों गई? अभी इनको भी चिट्ठी लिखी गई थी, फिर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी कि भाई आप वो पत्र वापस भिजवाइए, और पत्र ही नहीं भिजवा रहे हैं तो उनकी प्रतिलिपि जो है वो भिजवा दीजिए। ये राष्ट्रीय महत्व के हैं, शोधार्थियों के लिए भी और वैसे भी। क्यों ये नेहरू के पत्रों पर कब्जा करके बैठ गई हैं? क्या जो सच है, वैसे तो उसमें से बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं, लेकिन क्या डर लगता है इनको अतीत से, काले पन्नों से? देखें, नेहरू खतो किताबत बहुत करते थे, उन्हें खत लिखने की बड़ी आदत थी, और उनको अंग्रेजी पे कमांड था, और उसका इसको उनको बड़ा अहंकार भी था। तो उसमें बहुत कुछ अंग्रेजी में वो लिखते रहते थे। एक टाइम तो ऐसा भी था जब एयर इंडिया का प्लेन यहाँ से रोज उनके लिए एक चिट्ठी लेके एडविना माउंटबेटन के लिए जाता था। जब वो जाती थी उसी में एक चिट्ठी डाल दिया जाता था। एक फ्लाइट थी यूके की, और उधर से लौटती फ्लाइट से चिट्ठी एडविना की वापस आती थी, और ये चिट्ठी एडविना तक पहुंचाने का और एयर इंडिया पे इधर से उधर चढ़ाने का, उधर से इधर चढ़ाने का काम भारतीय दूतावास का हुआ करता था। सोचिए, इंडियन एम्बेसी का ये काम था। तो वो खतो किताबत बहुत करते थे। लेकिन उनके जैसे कुछ पत्र अभी सामने आए। एक पत्र में वो डॉक्टर अंबेडकर से कह रहे हैं कि आपने जो किताब लिखी है उसकी 500 कॉपी अंबेडकर कह रहे हैं केवल खरीद लीजिए। क्या हमारे पास पैसा नहीं है? ऐसा करो, दिल्ली में जगह जगह स्टॉल लगा के बेच लो। एक दूसरी का जो एक पत्र उनके सामने आया जिसमें वो डॉक्टर अंबेडकर की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तीसरा यस। पत्र जो सामने आया जिसमें वो डॉक्टर अंबेडकर को गद्दार कह रहे हैं। तो ऐसे नेहरू के तमाम पत्र आप सोचें, दो चार जो सामने आए हैं, और वहां तो 51 पेटी भर के गया है। 51 पेटी भर के गया है। सोचिए क्या क्या होगा, क्या क्या लिखा होगा नेहरू ने, कैसे कैसे लिखा होगा। उस समय उनको तो नहीं अंदाज था ना कि एक दिन ये सब मुद्दा बन जाएगा। तो बहरहाल ये ऐसे में अगर सोनिया गांधी इन सबको उठा लाई हैं, तो मुझे तो लगता है इनका रेड करके इसकी बरामदगी, एक चोरी का माल बरामद करने के लिए पुलिस रेड होती है कि नहीं होती है? और वैसे भी आप जान लें कि जब आप किसी भी कोई आप अपने कोई भी एक कितनी भी यूनिक चीज लेके जाएं, म्यूजियम कभी नहीं रखता। म्यूजियम कहता है कि मैं इस चीज को तभी रखूंगा, दुनिया भर के म्यूजियम, जब आप उनको एक अंडरटेकिंग देते हैं कि आज के बाद ये हमारी चीज नहीं रही, मेरा इस पे दावा नहीं रहा। जब आप उसमें मालिकाना हक छोड़ते हैं, तभी वो चीज म्यूजियम में रखी जाती है। तो भैया ये सब तो राष्ट्र की संपत्ति थी। इसको अगर तुम उठा ले गए हो, तो अगर ये तो चोरी है, अमानत में खयानत जैसा उस दिन आप कह रहे थे, तो इसके लिए तो बाकायदा पुलिस रेड करके बरामदगी की जानी चाहिए। चोरी का माल कैसे बरामद हुआ जाता है? वैसे बरामद किया जाना चाहिए। और ये जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी का भी जब जिक्र होता है तो ये पचा नहीं पाते हैं। इनको लगता है कि हमारा अपमान किया जा रहा है। जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नेहरू की चर्चा की जाती है, इनको लगता है दोनों, प्रियंका और राहुल को, कि साहब हमारे परनाना, हमारी दादी और हमारे पिताजी पे अटैक किया जा रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री रहे। नेहरू करीब 17 साल, इंदिरा गांधी करीब 15.5 साल के आसपास, 16 साल के आसपास, राजीव गांधी करीब 5 साढ़े 5 साल। तो जो प्रधानमंत्री रहे हैं,
जिनका सार्वजनिक जीवन रहा है, जिन्होंने देश को सर्व किया है, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए नीतियां बनी हैं, फैसले हुए हैं, उनके फैसलों, उनकी नीतियों पर कोई टिप्पणी भी ना करे। अगर कोई टिप्पणी करेगा, उसकी मीमांसा करेगा, समीक्षा करेगा, आलोचना करेगा, तो इनको लगता है कि हमारे पूर्वजों को, हमारे रिश्तेदारों को लांछित किया जा रहा है, इसलिए रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। ये इनकी नासमझी है या चाहते ही नहीं है कि उन्होंने जो गलत काम किए हैं उसका जिक्र भी हो इस देश में। इससे बड़ा तमाशा ये है कि भाई आपको तो पूरा हक है अपने प्रधानमंत्रियों का के काम की समीक्षा करना। ये बैठ के सावरकर और गोलवलकर की समीक्षा करते रहते हैं, जिनका सरकार से कभी कुछ लेना देना नहीं था, जो संसद तक में नहीं थे। आप बैठ के सावरकर गोलवलकर की समीक्षा करते रहते हैं। आप बैठ के मनुस्मृति की समीक्षा करते रहते हैं, जो भारतीय संविधान में कहीं जिसका जिक्र ही नहीं। आप बैठ के उन ग्रंथों की समीक्षा करते रहते हैं जिनको आप कहते हैं झूठे हैं, और आप चाहते हैं कि उनकी भी समीक्षा ना हो, जो हमारे वोट से प्रधानमंत्री बने और जिन्होंने हमारे टैक्स से पैसे लिए और जिनके समाधि स्थल 50-50 एकड़ में हमारे टैक्स के पैसे से बने हुए हैं, तो हम उनकी भी समीक्षा ना करें, कैसे संभव है? और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इनकी समीक्षा ना हो, तो हो गई समीक्षा। भाई आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो, लेकिन तुम तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तुम तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बार बार मैं दे रहा हूं कि संविधान पे जब बहस शुरू हुई तो इन्होंने बात ही सावरकर से शुरू की। इन्होंने बात ही सावरकर से शुरू की। अरे भाई, तुम्हारे अंदर हैसियत ही नहीं है कि तुम एक पढ़ा लिखा डिबेट कर सको। ऐसे में तुम हमेशा अटैक करने की कोशिश करते हो, और हर बार जितनी बार अटैक करते हो उतनी बार ना, क्योंकि भाई तुम्हारे साथ बैगेज इतना ज्यादा है, तुम्हारे साथ पिछली 4-5 पुश्तों के कर्म या कुकर्म जो भी मानिए, उनका लेखा जोखा इतना ज्यादा है कि जब आप ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो मुंह की खाएंगे। कश्मीर कई दशक तक विदेशी साजिशों का शिकार रहा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को शर्मिंदा करने का, भारत को बदनाम करने का एक जरिया बना। मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, सेना जो है वहां कश्मीरियों को मार रही है, उनको गायब कर रही है, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। और जो वहां के बक्कर वाल थे, ये गुज्जर थे, जो दूसरे लोग थे, उनको उनके हकों से वंचित किया गया। अब जाकर के 5 अगस्त 2019 को उनको वोटिंग का भी राइट मिला, उनको आरक्षण भी मिला वहां पर। और जो देश के बाकी राज्यों को हक मिल रहे थे, नागरिकों को हक मिल रहे थे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बहाल किए गए। ये सब किसकी वजह से हो रहा था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और भारत को किसकी वजह से सुननी पड़ रही थी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर? नेहरू की वजह से। क्योंकि सारी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का दायित्व सरदार पटेल को सौंपा गया, और नेहरू ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर मेरे पास छोड़ दो, मैं इसको देख लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा। और उसके बाद जैसे माउंटबेटन ने कहा या लेडी माउंटबेटन ने इनके कान भरे, वैसे वैसे ये करते गए। यानी जिस समय हमारी फौजें पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए हिस्से को वापस ले रही थी, उस समय अचानक इन्होंने युद्ध बंद कर दिया, कार्रवाई बंद कर दी। फिर उनके कहने पर ये यूएन चले गए। जो हमारा एक रेशम मार्ग हुआ करता था, अंग्रेजों ने साजिशन उसको काट दिया एक तरीके से। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? नेहरू की वजह से। और नेहरू का जिक्र भी ना किया जाए। देखिए, मैं आपको बता रहा था एक बड़ा दिलचस्प है। अब यही बात है, भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजों को सेल नहीं कर पाती है। ये 2 साल पुरानी बात है, एग्जैक्टली 2 साल 10 महीने पुरानी, 2 साल 2 महीने पुरानी, 2 साल पुरानी बात है। जयराम रमेश हमेशा की तरह वही झूठ बोल रहे थे जो हमको बचपन से पढ़ाया गया। मैं आपको लिख पढ़ के सुना रहा हूं। 11 अक्टूबर 2022 को आपने कहा, तो अभी मैंने ढूंढ लिया। मैंने इसलिए ढूंढ लिया क्योंकि मैंने इसे हिंदी में अनुवाद किया और इसको मैंने रिट्वीट किया था। जयराम रमेश वही झूठ बोल रहे थे 11 अक्टूबर 2022 को कि महाराजा हरि सिंह की आनाकानी की वजह से पाकिस्तान 1/3 कश्मीर ले बैठा, क्योंकि महाराजा हरि सिंह कश्मीर का भारत में विलय नहीं चाहते थे।
बहुत ध्यान से, यही हम लोगों ने पढ़ा है, यही पढ़ा। किरण रिजिजू ने उनके बयान को उठा के उस पर जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा बहुत दिन झूठ बोल लिया आपने जयराम, आज मैं आपको बताता हूं, और बताता ही नहीं हूं, उन्होंने कहा मेरा स्रोत क्या है ये भी जान लीजिए। मेरा स्रोत है लोकसभा के रिकॉर्ड, जो नेहरू ने कहा। नेहरू लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं कि ये हरि सिंह तो मेरे पीछे 1947 के पहले से पड़ा हुआ था, स्वतंत्रता के पहले से पड़ा हुआ था कि मुझको विलय कर लो, मैंने ही मना करा, और एक बार नहीं कई बार मना किया। और कैसे फिर सरदार पटेल ने उनको कहा कि नहीं साहब आप मान जाइए, इनका कश्मीर ले लीजिए। नेहरू की तो नियत ये थी कि पूरा कश्मीर दे दिया जाए साहब, और उन्होंने नेहरू जी का बयान लोकसभा रिकॉर्ड से निकाल के पूरा पढ़ के सुना दिया। अभी मेरे लिए इतना आई ओपनर था, क्योंकि हमने तो बचपन से यही पढ़ा है कि कश्मीर में महाराजा हरि सिंह विलय के लिए तैयार नहीं थे, और उसके बाद जब पाकिस्तानी सेना श्रीनगर तक पहुंचने लगी तो मारे डर के उन्होंने कह दिया कि हम ठीक है तैयार हैं वगैरह वगैरह, और इसी शर्तें भी डाल दी गई, 370 भी डाल दिया गया, 35A जैसे अभी गृह मंत्री अमित शाह ने उस दिन पूछा कि संविधान संविधान करते हो, जो 35A है उसका तो आज तक संविधान में संसद में जिक्र ही नहीं हुआ, बाहर जाके चुप्पे से डाल दिया, चोरी से। सोचिए, चोरी से संविधान में एक ऐसे करके एक लाइन बढ़ा दी गई, एक धारा बढ़ा दी गई, एक एक हिस्सा बढ़ा दिया गया बिना, मतलब ये अपने आप में कितना बड़ा आप सोचें गंभीर अपराध है कि संसद में बात कुछ और होती है और संविधान बिल कुछ और पास होता है, और जब वो फाइनली लिखा जाने लगता है तो उसमें आप कुछ और जोड़ देते हैं। सोच के देखिए कितनी गंभीर बात है, इस पर कोई जवाब नहीं है आपका। तो जब किरण रिजिजू जी ने उनको 12 अक्टूबर 2022 का ट्वीट है, और लंबे थ्रेड में एकदम नंगा कर दिया जयराम रमेश को। आपको मालूम है जयराम रमेश का जवाब क्या था? खामोशी। उन्होंने एकदम देख के अनसुना कर दिया इसको। तो मेरा तो, आप बताएं, आज कश्मीर आपके हाथ में नहीं, किसकी वजह से? आज वो ग्वादर पोर्ट आपके हाथ में नहीं है, किसकी वजह से? आज सिक्योरिटी काउंसिल आपके हाथ में नहीं है, किसकी वजह से? आप सोच के देखिए। तिब्बत आज तिब्बत पे चीन बैठा हुआ है, किसकी वजह से? अक्साई चीन का इतना हिस्सा आज चीन के कब्जे में, किसकी वजह से? और देखिए एक बात और बताता हूं, बार बार इसको मैंने कई बार ट्वीट किया है, कई बार मैंने इसको ट्वीट किया है कि साहब ऐसा नहीं कि नेहरू एकदम मूर्ख थे, उनको समझ में आ गया मुझसे क्या गलती हो गई। जिस आरएसएस को उन्होंने बैन किया था 1962 में चीन की हार के बाद, उसी आरएसएस को उन्होंने 26 जनवरी 1963 में मार्च पास्ट में इनवाइट किया। वो आज तक ये काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया कि आरएसएस को 26 जनवरी में रिपब्लिक डे परेड में मार्च कराए। नेहरू ने बुला के कराया। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन उसके बाद वो उनकी मृत्यु हो गई। और अनुपम जी, मैंने तो ये भी पढ़ा है कि नेपाल ने अपना भारतीय संघ में विलय का प्रस्ताव भी नेहरू के सामने रखा था और उन्होंने उसका विलय करने से इनकार कर दिया था। अब भाई मैं तो कह रहा हूं, मैं तो नेपाल ले लीजिए, तिब्बत ले लीजिए, ग्वादर ले लीजिए, कश्मीर ले लीजिए। कश्मीर में जाके किसने कहा था ऑल इंडिया रेडियो पे ये कहने के लिए कि हम जनमत संग्रह कराएंगे? किसने कहा था कि हम इसको यूनाइटेड नेशन, आज तक पाकिस्तान कहता है कि यार यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा हम थोड़ी ले गए, तुम ही तो ले गए थे, नेहरू तो ले गए थे। कौन ले गया यूनाइटेड नेशन में? अपने देश में किसी दूसरी संस्था को पंचायत करने का, मध्यस्थता करने का मौका किसने दिया? और ये भी सुनने में आ रहा है कि, और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, कि एक सामरिक महत्व का टापू श्रीलंका को सौंप दिया गया और कैबिनेट से, पार्लियामेंट से उसकी कोई अनुशंसा नहीं ली गई। बताइए बताइए। ये देखिए, गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी 1963 पे ये आरएसएस की परेड ये नेहरू ने कराई। ना इसके पहले कभी हुई, ना इसके बाद कभी हुई। तो साहब और नेहरू का जिक्र भी ना किया जाए, नेहरू के कामों की
समालोचना भी ना की जाए, उस पर सवाल भी खड़े ना किए जाएं, इनके पेट में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। इनको लगता है कि हमारे गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। और जिस तरीके से संविधान की प्रतियां लेकर के घूम रहे थे ये एक चीज और देखें शहर। सर, ये बहुत ज्यादा नेहरू नेहरू करते हैं, कहते हैं नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो बनाया, नेहरू ने इसरो बनाया। ये अक्सर आप सोचते होंगे कि साहब ये जो हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, ये नेहरू ने बनाया। मैं आज आपको दिखाता हूं, ये दो फोटो दिखाता हूं 1961 का। ये 1961 में नेहरू अपने मतलब आप सोचे, दिस इज 1961, ये नेहरू हवाई जहाज पे अपने कुत्ते के साथ टहल रहे हैं। और इसे देखें आप, ये 1963 साइ, में हमारा पहला रॉकेट साइकिल पे जा रहा साइकिल पे गया था। यस, है ना? यस। ये तो जब हमारा शर्मनाक इस स्थिति है। हाँ, जब हमारे इसरो का रॉकेट रॉकेट साइकिल पे जा रहा था, तो नेहरू जी का कुत्ता हवाई जहाज पर उनके साथ चल रहा था। तो क्या मतलब, जितनी बात करेंगे उतना ही तो नंगा होंगे। या तो इन दोनों भाई बहनों को भारतीय इतिहास और अपने ही कुनबे के इनके पुरखों के कारनामे पता नहीं है, या जानबूझ करके उनको ढके रखना चाहते हैं। कोई उनको अगर उघाड़े तो इनको बड़ी भारी परेशानी हो जाती है। उसके बाद फिर यही करते हैं जो पार्लियामेंट में सारे भेद खुलने के बाद इन्होंने किया है। लेकिन इसको भी मत भूलिए कि जितना इनका इतिहास उजाड़ा जाता है, वो इन्हीं की वजह से, मतलब शुरुआत भी यही करते हैं, शुरुआत भी यही करते हैं, और हमारे भी यही आते हैं। इसका क्या किया जाए बताएं? यानी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये राजनीति के लिए फिट व्यक्ति नहीं है, दोनों ही। मैं समझता हूं कि मैं इतनी बड़ी बात का क्रेडिट नहीं ले सकता। इतनी बड़ी बात देश की 140 करोड़ जनसंख्या ने कई बार कह चुकी है। तो ये इसका इतने इतने बड़े डिडक्शन का श्रेय मैं कैसे ले लूं साहब? ये तो हमारे देश की जनसंख्या कई बार इस बात को क्लेम कर चुकी है। ये राजनीति के लिए फिट नहीं है, योग्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन रहेगा, घूमता आईना अनुपम जी का चैनल, उस पर जरूर जाइए, उसको सब्सक्राइब भी करिए। और लाइव आते हैं, कई मुद्दों पर बहुत गहन समीक्षा उनकी तरफ से होती है। थैंक यू सो मच अनुपम जी। नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार सर।